औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back to again CS aspirants to the learners groups। अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो 1979 के सोवियत अटैक के बाद पाकिस्तान की फॉरेन सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी किस वजह से है, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अफ़गानिस्तान। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद रेफरेंस टू पर्सपेक्टिव टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या किरदार है। तो ये टॉपिक हमने क्यों सेलेक्ट किया है, इसकी वजूहत ये है कि ये पाकिस्तान के CSS पाकिस्तान अफेयर के 2026 में क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके बाद रीजनल डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की जो रीजनल डिप्लोमेसी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके बाद जो पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म यानी जिसके जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करने पाकिस्तान की हिकमत अमली स्ट्रेटजी है उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसे वो कहता है क्रिटिकली एग्जामिन यानी क्रिटिकल यानी पॉजिटिव यानी क्रिटिकल यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताओ। एग्जामिन द अबाउ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करो एंड सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू एड्रेस द इशू एंड चैलेंज। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो अफगानिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो हमें पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, रीजनल डिप्लोमेसी के चैलेंजेस हैं या काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में चैलेंजेस हैं, उसके लिए हमने पॉलिसी मेजर एक्सप्लेन करने हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं आपकी आउटलाइन ऑफ द क्वेश्चंस। क्योंकि पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन इसमें आपने हमेशा सबसे पहले इसमें आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर देना है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और पाक अफगान सिक्योरिटी लिंकेज के पाकिस्तान और इसका जो है सिक्योरिटी लिंकेज है वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बयान करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान अफेयर में आपने हमेशा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देना है। नंबर 2 है इम्पैक्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू अफगानिस्तान इंस्टेबिलिटी। इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इम्पैक्ट ऑन रीजनल डिप्लोमेसी। इन जो क्वेश्चन के मुताबिक हम अपनी जो आंसर उसको डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद देखेंगे इम्पैक्ट ऑन काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी उसके ऊपर अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी कैसे इम्पैक्ट करी वो देखेंगे। उसके बाद करेंगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस। उसने बताया क्रिटिकल एग्जामिन करना है, इसका करेंगे हम क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस के बाद हम करेंगे वे फॉरवर्ड समझ लें या पॉलिसी मेजर्स। वे फॉरवर्ड या पॉलिसी मेजर्स हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन की आंसर की जो होगी उसकी आउटलाइन होगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे लर्नर्स ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSA PMS की तैयारी कर रहे हैं अलॉन्ग विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। और अगर वो पास्ट पेपर की क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए इंतहाई मुफीद है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को हम कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान सिक्योरिटी लिंकेजेस। इसमें जो सबसे पहला है वो है पाकिस्तान का पोरस बॉर्डर। पाकिस्तान और इंडिया का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो है वो है पोरस बॉर्डर।
आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की कितनी लेंथ है और वो किस लाइन से मशहूर है। तो मैं आपको बता दूं 2600 किलोमीटर की ये पोरस बॉर्डर है और इसको हम कहते हैं डोरेंट लाइन। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद पाकिस्तान के जो है पार्टीशन से पहले इथनिक एंड ट्राइबल लिंकेजेस हैं पाकिस्तान में जो हैं, और अफ़गानिस्तान में पस में जो हैं वो ट्राइबल लिंकेजेस हैं कि जो नस्लें अफ़गानिस्तान में रहती हैं वो पाकिस्तान में भी रहती हैं। उसके बाद जो इनके जो ट्राइब्स हैं उनके ट्राइबल एरियाज आपस इनके लिंकेजेस हैं। ट्राइब्स जो उनके हैं उधर भी रहते हैं इधर भी रहते हैं। उसके बाद इनका क्या कंटेक्स्ट है, उसके बाद रिलीजियस हैं, रिलीजियस एंड कल्चरल टाइज। वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिलीजन है वो तो हम सबको पता है कि इस्लाम है। उसके बाद उनका जो कल्चर है वो भी सेम है। अफ़गानिस्तान में भी पठान है और KP के भी पठान है, यानी पाकिस्तान में भी पठान है, जिसकी वजह से कल्चर टाइज भी हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो कहता है शेयर रेफ्यूजी एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। सिक्योरिटी चैलेंजेस 1979 में जब USSR ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आ गए। ठीक है। और वो क्या है, वो बगैर वो कहते हैं कि वो वीज़ा के आए, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के आए। ठीक है। जिसकी वजह से पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंज फेस करना पड़े हैं। उसके बाद वो कहता है कि जब रेफ्यूजीज़ आए हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से जो है क्लाशनकोव कल्चर आया, यानी वेपनरी सिस्टम आया है। क्लाशनकोव का क्लाशनकोव कल्चर आया है पाकिस्तान में। किसकी वजह से? जब से रेफ्यूजीज़ आए क्लाशनकोव कल्चर आया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो ये चीज़ें आम हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में क्लाशनकोव कल्चर आया है। उसकी वजह से वो कहते हैं जब वार ऑन टेरर का इशू स्टेप आया तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। वार ऑन टेरर में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ, जिसकी वजह से वो अफ़गानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए। लेकिन अभी पाकिस्तान के अमेरिका को एग्ज़िट ऑफ अमेरिका में पाकिस्तान की फुल सपोर्ट थी तालिबान को। एग्ज़िट ऑफ अमेरिका फ्राम अफ़गानिस्तान, तो उसमें क्या था, पाकिस्तान की इनको फुल सपोर्ट थी। तो ये तो हमारे वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल वो कंटेक्स्ट बन गया। अभी हम आते हैं अपने प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ जो उसने पूछा था। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो आपको हमेशा कम से कम 1 या 2 नंबर प्लस पॉइंट्स दे सकते हैं आपको क्वेश्चन में। तो अभी हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ अफगान इंस्टेबिलिटी ऑन पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी। impacts of Afghan instability। जी मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, ये आप एग्जैक्ट क्वेश्चन वो पेपर में भी इस तरह लिख सकते हैं। पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान में जो है इंटरनल सिक्योरिटी में पाकिस्तान की अफगान इंस्टेबिलिटी के पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या मामला आ रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला है जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है राइज इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, कहता क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ गया है पाकिस्तान में। इसकी वजह यह है कि जब तक अमेरिका था तो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था टेररिज्म, यानी वो TTP को वो बाउंड किया हुआ था। ठीक है, लेकिन जब से तालिबान की वो आई है हुकूमत आई है, तालिबान जब से हुकूमत में है, तालिबान गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने TTP को सपोर्ट किया है।
उसके बाद टीटीपी ने भी क्या किया है, उन्होंने इंस्पायरेशन लिया है तालिबान से, इंस्पायरेशन ली है। किस चीज़ के लिए? कि जब ये तालिबान वो कहते हैं कि यूएस यानी जो दुनिया की पावर है उसको हरा सकते हैं, तो टीटीपी वो कहता है कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, इसलिए वो इन्होंने अपना वो सिस्टम तेज़ कर दिया, जिसकी वजह से वो टेररिज्म पाकिस्तान में बढ़ गया है। उसके बाद तालिबान क्या करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इनको सिक्योर हाइड आउट, जैसे किसे कहते हैं कि हाइड आउट से पनाह गजीर देते हैं, इनको छुपने की जगह प्रोवाइड करते हैं। सिक्योर एंड सेफ सिक्योर्ड हाइड आउट प्रोवाइड करते हैं टू टीटीपी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं टीटीपी वाले, क्या करते हैं, ये सिंपल जो है हमारा जो पोरस बार्डर है जो 2600 किलोमीटर का, उसको वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर एरिया में आके वो कहते हैं कि टेररिज्म, वो अपने अटैक्स बढ़ा देते हैं, यानी टेररिज्म करते हैं। ठीक हो गया, इस तरह करते हैं। तो इसको आपने अपनी अल्फाज में लिखना है। तो अब इसका एक फैक्ट्स नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़, पाकिस्तान ने क्या विटनेस किया है, 699 terrorist attacks in just 2025 as 24% more, यानी इंक्रीज देखा कि 24% इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। दोबारा फैक्ट नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़, पाकिस्तान विटनेस 699 टेररिस्ट अटैक्स इन जस्ट 2025, और ये जो पिछले ईयर से 34% ये इंक्रीज था। पहला इम्पैक्ट है कि दूसरा इम्पैक्ट देखते हैं क्या आ रहा है। मिलिटेंसी एंड रेडिकलाइजेशन। मिलिटेंसी क्यों बड़ी, वो मिलिटेंसी होती है ग्रोह बंदी, यानी दहशतगर्दी, टेररिज्म और शर्म है। मिलिटेंसी होती है स्टेट के खिलाफ लड़ना, फाइट अगेंस्ट द स्टेट। और रेडिकलाइजेशन होता है एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म क्यों, ये एक आइडियोलॉजी है, इस्लामिक आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जहाद भी एक वो कहते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ शराइत हैं जो आप इस्लामियत के लेक्चर में पढ़ेंगे। जब मैं आपको अपने इस्लामियत का लेक्चर पढ़ाऊँगा तो ये उसमें पढ़ेंगे जहाद के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो ये क्या कहते हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं जहाद हम सब पे फ़र्ज हो चुका है। जहाद ये वो हम पाकिस्तानी इनको जो है वो ब्रेन वाश करते हैं, यंग जनरेशन की ब्रेन वाश करते हैं अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बाई टीटीपी। उसके बाद प्लस उसका जो है ISI यानी दैश खुरासान वाले जो ग्रुप से इनको वो रेडिकलाइज करते हैं। तो ये एक्सट्रीमिज़म को यूज़ करते हैं। एक्सट्रीमिज़म इनको रेडिकलाइजेशन करते हैं, उनके अंदर नेगेटिव थाट्स को वो देते हैं, तरजीह वो करते हैं, फिल कर देते हैं नेगेटिव थाट्स की। वो क्या करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, यानी अगेंस्ट द स्टेट उसके अंदर नेगेटिव थाट फिल कर देते हैं उसके अंदर, यंग यूथ के अंदर। किसके अंदर? यूथ के अंदर के, जिसकी वजह रेडिकलाइजेशन हो रही है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। द आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट बिटवीन अफगान तालिबान एंड टीटीपी। क्या है जो अलाइनमेंट है इनके दरमियान? द आइडियोलॉजिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी है। द आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट बिटवीन अफगान तालिबान एंड टीटीपी हैज़ emboldened domestic extremist group in पाकिस्तान इन जिसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ है, सेक्टेरियनिज्म वायलेंस बढ़ा है। सेक्टेरियनिज्म वायलेंस बढ़ा है। सेक्टेरियनिज्म वायलेंस बढ़ा है। उसके बाद दूसरा क्या हुआ है, एंड ऑर्गेनाइज मिलिटेंट फाइनेंसिंग। और ये किसने कहा? ये हसनैन शाह ने कहा है। नंबर तीसरा जो इम्पैक्ट है वो है रेफ्यूजीज क्राइसिस। रेफ्यूजी क्राइसिस
एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। सिक्योरिटी कंसर्न्स रेफ्यूजी क्राइसिस इसलिए है कि जब 1979 में यूएसएसआर ने अटैक किया अफगानिस्तान पर, तो पाकिस्तान ने एक मुसलमानों को बिरादर हो यानी मुसलमान होते हुए भाई समझते हुए इन सबको क्या किया, इनको अलाउ किया कि आप पाकिस्तान में आ जाएं। तो उसके बाद ये अलाउ इन्होंने वो क्या कहते हैं जो कुछ लोग तो वो कहते हैं कि इनको अलाउ किया कि आप रेफ्यूजी बन के आ जाएं। तो कुछ तो डॉक्यूमेंटेड आए प्लस उन्होंने वीज़े भी लिए, लेकिन पाकिस्तान के फोर्स बैठ होने की वजह से कुछ वो कहते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड आ गए, विदाउट एनी वो डॉक्यूमेंटेशन आ गए और उन्होंने वीज़े भी नहीं लिए। ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान ने क्या किया, इनके लिए अलहदा वो कहते हैं कि सेपरेट हाउसिंग स्कीम बनाई, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई। ठीक है, इनके लिए सेपरेट हाउसिंग सोसाइटीज़ प्रोवाइड की। ठीक है, जिसके बाद वो कहता है कि इनमें जो डॉक्यूमेंटेड थे वीज़ा वाले थे ये तो आए हैं, लेकिन ये जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं जो बगैर वीज़ा के आए थे वो भी आ गए। तो जब वो सब इकट्ठे हो गए तो फिर उसमें क्या आया, उसमें क्लैशनकोव कल्चर आया। उसके बाद पाकिस्तान में टेररिज्म आया, उसके बाद पाकिस्तान में स्मगलिंग आई, स्मगलिंग को देखा इंक्रीज़ देखा हमने, टेररिज्म का इंक्रीज़ देखा। ठीक हो गया, ये चीज़ें तो हैं। अब पाकिस्तान को सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं? सिक्योरिटी कंसर्न्स ये हैं कि इनके अंदर वो कहते हैं कि ये आए थे 1980 में, 80, 90, 2000, 2010, 2020 यानी 50 साल हो गए। 50 साल में इनकी वो कहते हैं तीन जो कहते हैं कि जनरेशन आ चुकी हैं। तो इसकी वजह से वो कहता है कि यहाँ इनकी आबादी जो होगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इनमें से पहले तो इनके कंजेस्टेड एरिया हैं, यानी कि जो आबादी है वो कंजेस्टेड हैं, तो उनके अंदर वो कहता है कि सिक्योरिटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान ने पिछले दिनों रिसेंट स्टेप लिया है कि इन सब को जो है रेफ्यूजीज़ को वापसी अफगानिस्तान भेजा जाए। इसके लिए कोटेशन एक फैक्ट नोट कर लें, ये किसने दिया है? यूएन ह्यूमन कमीशन ऑन राइट्स ने दिया, 2026 की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? ये है UNHRC, यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स कमीशन 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इन अप्रैल 2026 पाकिस्तान होस्टेड 3.7 मिलियन अफगान नेशनल्स इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज कार्ड होल्डर्स एंड अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स, इमेंस प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विसेज। वो कहता है कि 3.37 लाख अफगानी नेशनल पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहता है कि जो पाकिस्तान आ रहा है उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके ऊपर प्रेशर है। तो सिक्योरिटी कंसर्न भी हो गया, दूसरा रिफ्यूजी क्राइसिस भी इशू है। नंबर 4 जो इम्पैक्ट आया वो नोट कर लें, वो आया है बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंजेस। बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंजेस, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना हर मुल्क की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जब वो कहता है कि वो फेंसिंग कर रहा था, फेंसिंग ऑफ वेस्टर्न बॉर्डर जिसे हम कहते हैं डोरेंट लाइन, वेस्टर्न बॉर्डर, तो जो अफगानी है वो कहते हैं कि हम इस डोरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि KPK जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, वो डोरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि डोरेंट लाइन जो है ये पाकिस्तान KPK अफगानिस्तान का हिस्सा है, जिसकी वजह से इनको चैलेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म जो वो आपस में इनकी जो है लेक ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है। इंटेलिजेंस शेयरिंग ये होती है कि अगर कोई बंदा आप मशकूक हरकत देखें तो आप उनको बताएं, वो जो अफगानिस्तान अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान बताएंगे, अगर अफगानी देखें तो वो पाकिस्तान को करेंगे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे ताकि उनको जो टेररिस्ट है उनको रोका जा सके। लेकिन इनके आपस दरमियान ऐसे कोई एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद फेंसिंग इन्होंने जो है डोरेंट लाइन को नहीं मानते, इसलिए इन्होंने फेंसिंग को जो है इसको भी काटना शुरू कर दिया था अफगानियों ने।
उसके बाद वो मर जो है पोरस बॉर्डर है, इसको रोकने के लिए फेंसिंग उन्होंने तोड़ दी। उसके बाद दूसरा मसला है कि जो ये इसका जो बॉर्डर है वो इंतहाई वो सख्त तरीन पहाड़ हैं, हार्डेस्ट माउंटेन रेंज है, उसमें उनको मॉनिटर करना या उनकी वो निगरानी करना 24 घंटे बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए वो क्या करते हैं, टेररिस्ट इसको यूज़ करते हैं। टेररिस्ट को क्रॉस बॉर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस बॉर्डर के लिए एक बॉर्डरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर को। उसके बाद इसकी स्मगलिंग होती है, स्मगलिंग की हाई होती है इस बॉर्डर के ज़रिए, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी होता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप, क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज़ सिंस लेट 2025 से लेकर अभी तक, क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज़ सिंस लेट 2025 हैव लेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1.15 मिलियन पीपल, यानी 11,50,000 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, एंड सिग्निफिकेंट डैमेज टू सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द बॉर्डर रीजन्स। और ये कौन दे रहा है, ये आपको फैक्टर दे रहा है UNHCR। ये फैक्ट दे रहा है कि 2025 से लेकर अभी तक कितनी वो कहते हैं लोग डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं, वो 11,50,000 लोग, यानी सिर्फ 2025 के बाद से अभी तक इतने लोग वो अपना वो डिस्प्लेसमेंट हो चुके हैं, और इन्होंने सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान किया है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा इम्पैक्ट्स ऑफ ऑन रीजनल डिप्लोमेसी, और आपने वही कोटेशन इस्तेमाल कर लेनी, मैं आपको शॉर्ट टर्म में देता हूँ। रीजनल डिप्लोमेसी पाकिस्तान पर अफगान इंस्टेबिलिटी के क्या डिप्लोमेसी कैसे इम्पैक्ट कर रही है। इसमें सबसे जो पहला इम्पैक्ट कर रही है वो है स्ट्रेंड, यानी सख्त, यानी नाखुशगवार स्ट्रेंड पाक अफगान रिलेशंस। अफगानिस्तान में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हैं वो आपस में रिलेशन ही ख़राब हैं, ठीक है। इसी वजह से रिसेंट में देखें कि हमने क्लैशेस देखे हैं, बॉर्डर क्लैशेस देखे हैं, बॉर्डर क्लैशेस बिटवीन पाक अफगान स्टेट्स देखा गया हमने। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो कॉरिडोर होते हैं, हमारा जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, बॉर्डर वेस्टर्न कॉरिडोर, यानी जो अफगानिस्तान के साथ जो है हमारा बॉर्डर है उनको वो क्या कर दिया गया था, वेस्टर्न कॉरिडोर यानी बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया था फॉर ऑल एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से दोनों ममालिक को इकनॉमिकली नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को इम्पोर्ट्स करता है अपनी जो फ्रूट्स हैं, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो भी है टेक्सटाइल है, जो भी चीज़ है, तो वापसी में हम उनसे क्या लेते हैं, उनसे फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं अफगानिस्तान से। हम अफगानिस्तान को क्या एक्सपोर्ट करते हैं, हम उसको शुगर एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद राइस एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद इसको टेक्सटाइल वगैरह जो भी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इनको एक्सपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जब वो अब उनके साथ रिलेशन ही ख़राब है, जिसकी वजह से बॉर्डर ही क्लोज हैं, जिसकी वजह से दोनों ममालिक का नुकसान हो रहा है। इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें, और ये कौन दे रहा है, इसका पहले फैक्ट देने वाला का नाम नोट कर लें, ICPS 2026 के मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू ICPS 2026 के मुताबिक, फॉलोइंग द फरवरी 2026, नहीं फरवरी 2026 एक्सलेशन के दरमियान जो अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने जाके टेररिस्ट हॉस्पिटल जो उस पर अटैक किया था, टेररिस्ट हाइडआउट्स पे अटैक किया था, ठीक है। तो फरवरी 2026 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया था 2026 में। कौन सा, इसका नाम याद कर लें, ये MCQs में भी आ सकता है, गज़ब
गज़बुल हक, गज़बुल हक, गज़बुल हक के ऑपरेशन किया था टू रिस्पॉन्स टू ओवर 100 मिलिटेंट अटैक्स इन 2025 कि जो मिलिटेंट अटैक ने कितना अटैक किया था, वो जो कहना 2025 में उन्होंने कितना अटैक किया था, 1000+ मिलिटेंट अटैक किया था। उसके वो ख़त्म करने के लिए 1000 जब पाकिस्तान में अटैक हुआ 2025 में, तो इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया कि उसके जो TTP के हाइड आउट्स उस पर जाके अटैक कर दिया था गज़बुल लैल हक के नाम से, गज़बुल लैल हक के नाम से स्टार्ट किया। दूसरा जो इम्पैक्ट आया है पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन, इनका रिलेशन है ख़राब है। नंबर दूसरा पॉइंट जो वो है रिलेशन विद मेजर पावर्स। पाकिस्तान में जो मेजर पावर्स हैं उनमें कौन कौन है? उसमें सबसे पहले आपका USA है, उसके बाद आपका चाइना है, उसके बाद आपका रशिया है। ठीक है, US वो कह रहा है कि काउंटर टेररिज्म किया जाए, अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जाए, काउंटर टेररिज्म किया जाए। काउंटर टेररिज्म पाकिस्तान का जो है US पार्टनर है। ठीक है, वो कहता है काउंटर टेररिज्म करो, लेकिन इसके अफगानिस्तान में जाकर नहीं कर सकते क्योंकि अफगानिस्तान जो तालिबान है वो TTP को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो इसको प्रॉपर वो कहता है कि काउंटर टेररिज्म को प्रॉपर वो कामयाब नहीं हो रहा है, बल्कि इसको कामयाब नहीं कर पा रहे, बल्कि नाकाम हैं, इसमें फेल्ड हुए हैं। जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया अमेरिका के रिलेशन आपस में इस पॉइंट पे गलत यानी कमज़ोर हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। दूसरा नंबर है चाइना हम क्या करते हैं CPEC। चाइना को जो लिंक है वो हमारा पाकिस्तान और चाइना का है CPEC पर भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। ठीक है, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, जिसकी वजह से चीन ने अपनी जो हैवी इन्वेस्टमेंट आनी थी FDI पाकिस्तान में, हैवी FDI आनी थी, उसको उसने रोक दिया। यानी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो रिलेशन है उनको भी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में वो इसको इम्पेक्ट कर रही है। उसके बाद रशिया, जो लैंड एरिया मिलता है रशिया के साथ, लैंड रूट है वो अफगानिस्तान से होकर मिलता है, जिसके लिए वो कहता है कि रशिया ने अफगानिस्तान पर गर्म पानी के लिए अटैक किया था, लेकिन वो कहते हैं कि हम उस लैंड रूट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ना रशिया हमसे, वो कहता है कि रशिया हम तक पहुंच पा रहा है, ना हम रशिया को बाई लैंड पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि दरमियान में ये आपका रशिया है, उसके बाद कार्स हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उसके बाद अफगानिस्तान आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। अगर अफगानिस्तान में हालात ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान सुपर पावर तो को भी असेस कर सकता है, लेकिन वो कहता है कि मेजर पावर असेस नहीं कर पा रहा क्योंकि अफगानिस्तान में वो है इंस्टेबिलिटी है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें, द रीजनल मिलिटेंसी एक्सीलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हाइटन यानी बढ़ा दिया जियोपॉलिटिकल रिस्क, compromising the strategies of regional stakeholders and endangering the inclusion of Afghan within the Belt and Road initiatives। मैं दोबारा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इसको नोट कर लें, आप लिख लें। रिलेशन जो हो गया, द रीजनल मिलिटेंसी एक्सकलेशन यानी जो बड़ी है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, हाइटन यानी बढ़ा दी है, जियोपॉलिटिकल रिस्क, compromising the strategies of regional stakeholders and endangering the inclusion of Afghanistan within the BRI। नंबर तीसरा जो इम्पैक्ट है वो है इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी चैलेंजेस। इकोनॉमिक चैलेंजेस किस तरह, वो कहता है कि पाकिस्तान अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कार्स को बेचना चाहता है, क्योंकि वो सर एनर्जी रिच कंट्रीज हैं, उनके पास अपनी वो कहते हैं क्या कि वो नहीं है, पोर्ट नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान की वो इस्तेमाल करते हैं पोर्ट। पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट किन को देना चाहता है, वो कार सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को देना चाहता है, लेकिन दरमियान में कौन होता है, अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है तो ये हम पाकिस्तान इनको एसेस नहीं कर पा रहा। ठीक है,
पाकिस्तान को एक्सपोर्ट है तो इनसे क्या लेना चाहता है, इनसे फ्री में जो है, इनसे जो कहते हैं कि डिस्काउंटेड एनर्जी वो लेना चाहता है, जिसमें एलपीजी से एलपीजी हो सकती है, पेट्रोलियम मसनूआत हो सकती हैं। तो जिसकी वजह ये इस पर इकनॉमिक चैलेंज आ रहा है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद है बलूचिस्तान। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उसमें जो टेररिज्म है, बलूचिस्तान प्लस केपी के, इन दोनों में क्या है, ये दोनों के बॉर्डर किस साथ लगते हैं, अफगानिस्तान के साथ। बलूचिस्तान के थ्रू हम वो कहते हैं कि एशिया यूरेशिया तक, यानी यूरेशिया तक एक्सेस कर सकते हैं। यूरेशिया तक कैसे, बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, ठीक है। इस तरह हम यूरेशिया तक यानी यूरोप भी और एशिया तक एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होने की वजह से, बलूचिस्तान में टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, रेडिकलाइजेशन है, जिसकी वजह से वो इसको सिक्योर रास्ता नहीं है। केपी के भी यही हालात हैं। केपी के और अफगानिस्तान के आपस में जो है इसमें तल्लुकात भी मिलते हैं, जिसकी वजह से इस केपी के ज़रिए हम वो कहते हैं कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये कार्ज हैं और ये पाकिस्तान है। ये जो टोटल है ये 20 किलोमीटर का फासला है। अगर यहाँ अमन हो जाए तो हम पाकिस्तान जो है कार्ज रिपब्लिक्स तक इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपनी इनसे वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान एक इकनॉमिक एंड ट्रेड हब बन सकता है। अगर ये अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए तो पाकिस्तान क्या कर सकता है, इकनॉमिक ट्रेड प्लस ट्रांजिट हब बन सकता है। ट्रांजिट कॉरिडोर बन सकता है। ट्रांजिट इकनॉमिक ट्रेड सेंटर प्लस ट्रांजिट हब बन सकता है। क्योंकि जो कार्स हैं वो भी कहते हैं पाकिस्तान की जरूरी अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी, पाकिस्तान को अपनी वो देगा। तो इसकी एग्जांपल जो है वो है तापी जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो। तापी है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये प्रोजेक्ट है। इसके ज़रिए उन्होंने हमने सस्ती बिजली हमने लेनी है तुर्कमेनिस्तान से, तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा क्योंकि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू अफगान फेलिंग बाई 56%। वो कहता है पाकिस्तान में जो है 56% जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो कम हुई हैं in the early 2026 due to repeated border closure and persistent insecurity। वो कहता है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान फेलिंग बाई 56% in early 2026 due to repeated border closures and persistent insecurity। उसका हम देखते हैं कि impacts on counter terrorism strategy। impacts on counter टेररिज्म स्टीज, यानी जो उसने 3 पॉइंट्स बताए थे उसका हमने क्रिटिकल एनालिसिस कर लिया, कर रहे हैं। काउंटर स्टेज उसमें जो पहला इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट आ रहा है शिफ्ट फ्रॉम इंटरनल टू बॉर्डर सेंट्रिक काउंटर टेररिज्म। पाकिस्तान में जब 2014 में आईपीएस पे अटैक हुआ तो एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी नैप यानी नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उसके ज़रिए पाकिस्तान ने 2 मिशन स्टार्ट किए। किसके लिए, इंटरनल जो उसको था उसको ख़त्म करने, इंटरनल टेररिज्म जो वहाँ जो हाइट्स आउट्स थे उनको ख़त्म करने के 2 मिशन स्टार्ट किए थे। कौन कौन से, ज़रब अज़ब प्लस रद्दुल वसाद, दोबारा बताता हूँ, रद्दुल फसाद।
इन जो मिशन का मकसद था कि पाकिस्तान में से जो भी इंडिया जो भी टीटीपी है या जो भी उसके एफिलिएटेड है, टीटीपी के जितने भी वो सेंटर थे उसको ख़त्म किया गया, यानी इंटरनली इसको ख़त्म किया गया। ठीक है, ये कब किया? 2014 में किया गया। लेकिन अभी जो है पाकिस्तान को वो क्या कर रहा है कि जो अभी इंटरनली पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है, अभी वो उसकी काउंटर टेररिज्म स्टडी कहाँ ले गया है? वो बॉर्डर सेंटर ले गया है। क्योंकि जो तालिबान हैं अफगानिस्तान में, वो क्या करते हैं? टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको वो इजीली क्रॉस बॉर्डर भी करवाते हैं, बॉर्डर क्रॉस भी करवाते हैं उनको। वो पहले उनको हाइडर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको वो असला भी देते हैं, उसके बाद उनको क्रॉस बॉर्डर में भी आसानी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी जो है अपनी जो है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी जो है वो बॉर्डर सेंट्रिक कर दी है। इसके लिए पाकिस्तान ने कौन सा मिशन स्टार्ट किया, जो ऊपर मैं बताया था, दोबारा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। उसका नाम था गज़बुल हक। ये आप इसको लिख लें, या पूछ सकता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2026 में कौन सा मिशन स्टार्ट किया। तो ये गज़बुल हक ने स्टार्ट किया था। इसका मकसद क्या था कि अभी जो इंटरनली टेररिज्म है इसको ख़त्म हो चुका, लेकिन एक्सटर्नल जो बॉर्डर सेंटर है वहाँ तक शिफ्ट किया जाए। तो इसमें जो फैक्ट नोट कर लें, वो किसने फैक्ट दिया है? वो दिया है स्मॉल वार जर्नल 2026। इसके मुताबिक स्मॉल वार जर्नल 2026 के मुताबिक, ये अकॉर्डिंग टू स्मॉल वार जनरल 2026 के मुताबिक, फॉलोइंग द रिसर्जेंस ऑफ टीटीपी, पाकिस्तान यूक्रेन हैज शिफ्टेड फ्राम लार्ज स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव टू लोकलाइज्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन टू इनहेंस टेक्टिकल प्रिसीजन। यानी अपनी जो उसको जो है अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या किया है उन्होंने? वो लार्ज स्केल जो मिलिटेंसी उसको से लोकलाइज्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। लोकलाइज्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। एक इम्पैक्ट आ गया काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी पर। दूसरा नंबर जो है वो क्या आया है? वो है हाइब्रिड सिक्योरिटी अप्रोच। हाइब्रिड सिक्योरिटी अप्रोच पाकिस्तान ने अब क्या किया कि हाइब्रिड लगा दिया है। हाइब्रिड में क्या किया उन्होंने? पहले वो कहता था कि पाकिस्तान क्या करता था, सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस करते थे। क्या करते थे? मिलिट्री ऑपरेशन इज द हल है। ठीक है, लेकिन अभी पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है? ये अभी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है। उसके बाद वो कहता है कि अब ये वो पूरे एरिया को क्लियर नहीं करते, बल्कि एग्जैक्ट जहाँ पॉइंट जहाँ ट्रेस आउट होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रॉपर सर्विलेंस करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? सर्विलेंस के थ्रू इसको करते हैं। उसके बाद इनके आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग के थ्रू यानी कोऑर्डिनेशन करते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑर्डिनेशन है। इसके बाद उन्होंने हर सूबे में क्या बनाया हुआ है? काउंटर टेररिज्म स्क्वाड बनाए हुए हैं। ताकि टेररिज्म जहाँ भी नजर उसको ख़त्म किया जाए। काउंटर टेररिज्म स्क्वाड बनाए हुए हैं। पहले आर्मी ऑपरेशन करती थी, अभी ये टेररिज्म स्क्वाड ऑपरेशन करते हैं। जैसे इंडिया KPK में है काउंटर टेररिज्म स्क्वाड, इसी के नाम से है जा रहा। ठीक है, उसके बाद क्या करिए? इसके बाद ये जो डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम शुरू कराए हुए इन्होंने, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाए हुए हैं इन्होंने, जिसके ज़रिए जो टेररिस्ट बच्चे थे उनको वो क्या कर रहे हैं? उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं या उनको फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि वो टेररिस्ट में ना जाएं, बल्कि अच्छे पाकिस्तानी बन सकें। ठीक है, ये हाइब्रिड मॉडल है। उसके बाद ये IBO इसके हाइब्रिड मॉडल है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी अप्रोच दे रही हैं। इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें आप। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट रिक्वायर्स एड्रेसिंग लोकल कंसर्न्स एंड इंप्रूविंग कोलैबोरेशन बिटवीन मिलिट्री एंड प्रोविंशियल पुलिसेस। Effective counter-insurgency effort requires the addressing local concerns and improving collaboration between military and provincial policies, building their capacity to counter modern hybrid threat.
तो ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप कह रहा है। नंबर तीसरा जो इम्पैक्ट आया है वो आया है स्ट्रेटेजिक डायलेमा पाकिस्तान, जो वो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटेजिक वो डायलेमा इस्तेमाल, यानी वो पाकिस्तान कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन में कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ है अफगानिस्तान, अफगान तालिबान, और दूसरी तरफ है क्या है, टीटीपी वाले तरीके तालिबान पाकिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ क्या लिंक है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं ताकि अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सके, उस बार वो सी पैक प्लस को अचीव कर सके, उसके बाद भी अपने टेररिज्म, उसके बाद क्या है इम्पोर्ट्स कर सके, उसके बाद अपनी कार्स तक यानी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से ऐसा कर सके ताकि अपनी वहाँ से डिस्काउंटेड प्राइसेस पे फॉसल फ्यूल ले सके, ठीक है। ताले यहाँ से इनके साथ लिंक कायम करना है। नंबर 2 पाकिस्तान का कंसर्न क्या है, वो टीटीपी के साथ क्या पाकिस्तान का लिंक है, वो कहता है कि इसको ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट क्यों करना, ताकि पाकिस्तान अपना बॉर्डर भी सिक्योर कर सके और अपनी जो है ज़मीन है जियो पोलिटिकल उसको भी सिक्योर कर सके। इसके लिए पाकिस्तान अगर इनको टच करता है तो तालिबान दरमियान में आ जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान अभी सोच समझ के ऐसा स्टेप ले रहा है ताकि जो अफगान तालिबान भी राजी रहें और टीटीपी को हम इजीली ख़त्म कर सकें। तो ये कि पाकिस्तान अभी डायलेमा, तो कोई भी स्टेप जो टीटीपी के खिलाफ सख्त, अभी पाकिस्तान ने गज़बुल हक़ जो है लिया था वो टीटीपी के खिलाफ लिया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वार शुरू हो गई। अफगान पाक जो है वार शुरू हो गई थी 2 फरवरी में, फेब 2026 में। अफगानिस्तान ने क्या किया था, अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए थे। तो इसलिए पाकिस्तान का कोई भी एक गलत स्टेप, तो ये इसको दरमियान वो कहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग फिर छेड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान वो है, वो एक डायलेमा का एक कन्फ्यूजन फेस कर रहा है कि वो किस तरह इसको टीटीपी को ख़त्म करे, क्योंकि इसके जो हाइट शॉट्स हैं या इनका जो वो कमांडर्स हैं वो कहाँ हैं, वो अफगानिस्तान में हैं, ठीक हो गया। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें आप। द 2026 ऑपरेशन गज़बुल हक़ demonstrate this dilemma. While it aimed to neutralize cross-border threats, it risked escalating into a full-scale interstate war, यानी जो इंटरस्टेट यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान वार शुरू कर दिया। इसका मकसद था जो गज़बुल हक़ जो मिशन शुरू किया था वो तो टीटीपी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में वार शुरू हो गई थी। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है विकिपीडिया 2026 की रिपोर्ट, विकिपीडिया कह रहा है। ये तो हो गया हमारे 3 पॉइंट्स, यानी अब हमने सबके इम्पैक्ट्स कर लिया। अब हम करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस आप हमें बताएंगे क्या होता है। क्रिटिकल एनालिसिस होता है एक पॉजिटिव पॉइंट्स एक नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें जो हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, जो भी हमारे इनके पॉलिसीज हैं उस पर इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो उसमें पहले कहता है एक्सटर्नल फैक्टर, मांगते हैं कि अफगानिस्तान उसमें फैक्टर है। उसके बाद वो कहता है इसमें पाकिस्तान में भी कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम जो ये काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी पे इन्फ्लुएंस देख रहे हैं अफगानिस्तान का। उसके बाद डिफरेंट डिप्लोमेसी पे इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। उसके बाद जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे भी इसका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। तो इसमें जो एक्सटर्नल चैलेंज, एक्सटर्नल जो कंसर्न्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें जो पहला है वो है एक्सटर्नल फैक्टर क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से वहाँ पावर गवर्नेंस है। पावर गवर्नेंस की वजह से वहाँ को जो है जो वहाँ पावर गवर्नेंस है नहीं, पावर वैक्यूम है वहाँ। और इसको कौन इस्तेमाल करते हैं, इसको टीटीपी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो टीटीपी है या आईएस के यानी दाइश खुरासान वो इसको इस्तेमाल करता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसकी वजह से पाकिस्तान में जो टेररिज्म होता है। उसके बाद नंबर 2 वो कहता है पॉइंट क्या है, वो है सेंचुरीज यानी सेफ हाउसेज, सेंचुरीज ऑफ टेररिस्ट इन अफगानिस्तान। वो कहते हैं हम ये भी मानते हैं कि वहाँ टेररिस्ट के लिए सेंचुरीज हैं, ठीक है, टेररिस्ट के लिए हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है रीजनल प्रॉक्सी वार्स हैं, कि इंडिया का भी इसमें कुछ रोल है कि वो टीटीपी को रीजनल प्रॉक्सी वार्स हैं।
इसमें जो है इंडिया भी है वो टीटीपी को सपोर्ट करता है ताकि पाकिस्तान टेररिज्म के साथ लड़ता रहे और वो तरक्की ना कर सके। इसके लिए वो इनको टीटीपी को स्पॉन्सर करता है। उसके बाद अफगानिस्तान में भी वो कहता है कि वो उनको तालिबान को प्रोवाइड करता है, लोन शोन देता है ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव बातें कर सकें। ठीक हो गया, ये तो हो गया पाकिस्तान के एक्सटर्नल फैक्टर, यानी हम मानते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अभी हम कहते हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल फैक्टर्स बताएं जिसकी वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म है या उसकी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो पा रही या हम रीजन डिप्लोमेसी में फेल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे जो पहला फैक्टर है वो है पाकिस्तान में जो है पहले वो क्या है, वीकन गवर्नेंस, वीकनेस यानी कमज़ोरी इन गवर्नेंस में कमज़ोरी कैसे कि पाकिस्तान के जो काउंटर टेररिज्म अटैक्स होते हैं उसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन की कमी है ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन के दरमियान, यानी पुलिस और मिलिट्री के दरमियान कोई आपस में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि जो पुलिस की है, अगर पुलिस को टेररिस्ट उसकी जो है कैपेसिटी वो है कैपेसिटी गैप, उन्होंने इसको इस काबिल नहीं है कि टेररिस्ट को हैंडल कर सकें। तो ये 3-4 हो गए। नंबर दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो चैलेंज है वो है इनकन्सिस्टेंट पुलिसेस हैं पाकिस्तान की, इनकन्सिस्टेंट। टीटीपी की जो पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज हैं वो क्या है, इनकन्सिस्टेंट हैं। वो कभी कहते हैं कि हमने ख़त्म करना है तालिबान को, एलिमिनेट करना, कभी कहते हैं हमने के साथ मुज़ाकरात करने हैं, यानी कभी एलिमिनेट की बात करते हैं और कभी कहते हैं हमने इनके साथ टास्क करनी है। इसकी वजह से जिन जो टास्क की वजह से वो उनको फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से वो रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म ने देखा है। रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म ने क्यों देखा है? क्योंकि हमने वो हार्श से हम क्या इसमें आ गए थे, हमने कहा हम टास्क कर लेते हैं। जो हमने जो क्या कहते हैं कि टीटीपी या अफगानिस्तान ने क्या क्या कही थी, पीस टास्क कराई थी पाकिस्तान और इन दोनों को किसने मिलवाया था? पीस टास्क के थ्रू अफगानिस्तान ने इसका मीडिएटर बन के करवाया था कि अब आइंदा वो टेररिज्म नहीं फैलाएंगे। लेकिन इस जब टैक्स हमने इनके ऊपर हाथ रिलैक्स कर दिया तो उन्होंने अपने वो कहते हैं रिक्रूटमेंट बढ़ा दी, अपने आप को मजबूत किया, यानी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया। उसके बाद अपनी रिक्रूटमेंट बढ़ाई, यानी अपनी जो ग्रुप है उसको बढ़ाया और फिर ये आपको स्ट्रॉन्ग बन के आए, जिसको हमने कहा रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म कहा। तो ये हमारा दूसरा वो हो गया, कहते हैं इंटरनल फैक्टर टेररिज्म की। नंबर तीसरा जो है वो है मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक। कहते हैं कि हम उनकी वो कहते हैं कि उनके हक खाते हैं। सोशली और इकोनॉमिकली हमने बलूचिस्तान और केपी के जो एक्स फाटा है उसको हमने इनको ना तालीम दी है, ना एजुकेशन दी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ दी हैं, ना उनको जॉब्स दिए हैं। ठीक है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज़ ये जॉब्स नहीं दी, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि अपने पेट पालने के लिए वो मिलिटेंसी कि ग्रुप्स के ईज़िली उनके ज़रिए उनकी बातों में आ जाते हैं। क्योंकि एक रिसेंट रिपोर्ट थी कि जो टीटीपी वाले हैं वो 25,000 जो हैं हर बंदे को वो अपने जो हैं वो कहते हैं मेंबर्स को 25 से 40,000 हर बंदे को हर महीना देते हैं। तो पाकिस्तान वो कहते हैं वो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, इसके लिए चाहे वो अपने आप जान भी देनी पड़े। तो इसलिए वो कहता है कि ये भी हमारा फैक्टर है, तीसरा जो अहम फैक्टर जिसकी वजह से हम हमारे टेररिज्म है या फिर वो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो पा रही। बस तीन पॉइंट्स काफ़ी हैं। अभी हम करते हैं जो उसके जो सिस्टम वाला फैक्टर था ये उसका वो बताएं, आपने ये फॉरवर्ड बताएं। सजेस्टेड मेयर्स लिख लें आप, पॉलिसी मेयर्स आप लिख लें, पॉलिसी मेयर्स अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन डिमांड्स थी पॉलिसी मेयर्स, या आप इसको कह लें वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड के लिए पाकिस्तान के लिए कौन कौन से स्टेप हैं?
जो सबसे पहला वो कहता है कि आप क्या करें, स्ट्रेंथन बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करे। वो किस तरह मजबूत कर सकती है, इसके लिए वो एक बात है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो करे, क्या करे, फेंसिंग करे। उसके बाद वो कहता है कि प्रॉपर सर्विलेंस करे। सर्विलेंस कैसी होगी, प्रॉपर ड्रोन सिस्टम लगाए, थ्रू ड्रोन्स। उसके बाद क्या करे, उसके बाद वो कहता है इंटेलिजेंस शेयरिंग करे, इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लस कोऑर्डिनेशन विद अफगानिस्तान। इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लस इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन पाक अफगान आर्मीज़, यानी आप पाकिस्तान और अफगान आर्मीज़ के दरमियान इसके ज़रिए वो कहते हैं कि इन दोनों के बॉर्डर मजबूत होंगे। उसके बाद जो बंदे आ रहे हैं, यानी जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उनकी वो क्या करें, प्रॉपर फिंगरप्रिंट लें, फिंगर स्कैनिंग करवाएं, ताकि इजीली, ताकि नेक्स्ट टाइम वो बंदा हमें इजीली हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। अगर वो टेररिज्म में पाया जाए या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी तो हम उसको इजीली स्कैन कर सकें, उनको इजीली फाइंड आउट कर सकें, फाउंड आउट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान नेशनल एक्शन पॉलिसी 2030 के मुताबिक, नेशनल एक्शन प्लान 2030 के मुताबिक प्रायोरिटाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ AI बेस्ड प्रोफाइलिंग। क्या किया पाकिस्तान ने इसमें, prioritize the deployment of AI based profiling and advanced surveillance technology along its western borders to reduce the illegal migration and smuggling। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, AI बेस्ड प्रोफाइलिंग सिस्टम बनाए हैं कि वो बंदे की शक्ल देख के बता देगा कि ये कैसा बंदा है। AI यानी वो बताएगा कि उसका चेहरा स्कैन करेगा, उसके फीड के मुताबिक बता देगा कि ये बंदा कैसा है। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि जो इलीगल माइग्रेशन उसको रोका जाए और नंबर 2 जो स्मगलिंग है उसको रोका जाए। तो एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है डेवलप ए कंप्रीहेंसिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। कंप्रीहेंसिव से मुराद ये है कि वो सिंपल जस्ट जो मिलिट्री ऑपरेशन हैं वो काफ़ी नहीं है। मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं वो काउंटर टेररिज्म क्या वो हल नहीं है, बल्कि इसमें हल तो है लेकिन वो कहते हैं कंप्लीट हल नहीं है। इसके लिए क्या करे कि ये जो है, जो एक्स फाटा है यानी उसमें प्लस बलूचिस्तान में अवाम के लिए क्या करे, उनको एजुकेशन दे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे ताकि वो उनको इजीली आने जाने में मसला ना हो। उसके बाद उनको मेडिकल फैसिलिटेट करे उनको। उसके बाद उनको क्या करे, जॉब्स दे। उसके बाद उनको लिए इंडस्ट्रीज़ लगा के दे और उनको क्या कहते हैं कि प्रॉपर कोटा दे, ठीक है, ताकि वो इजीली अपॉइंट जॉब ले सकें। जब ये जो चीज़ें हैं IME कह लें आप इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर दे, मेडिकल फैसिलिटेशन दे, एजुकेशन दें। उसके बाद उनको जॉब्स दें ताकि जो अपॉइंट्स यानी जो इनको जो करते हैं, जो रिक्रूटमेंट करते हैं रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन या रेडिकलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो TTP है या ISO इसको इस्तेमाल करती है ताकि इनको वो ना कर सके, इनको रिक्रूट ना कर सके। नंबर 3 जो स्टेप है वो क्या करे, इनहैंस रीजनल डिप्लोमेसी, इनहैंस रीजनल डिप्लोमेसी। पाकिस्तान क्या करे कि सिर्फ अपने आप को अफगानिस्तान तक महदूद ना रखे, बल्कि ईरान, कार्ज प्लस चाइना, इनको क्या करे कि पाकिस्तान को मल्टीलैटरल फोरम्स पर भी क्या करे, इनको वो करे, डिप्लोमेसी करे
मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी करे, उसके बाद बाईलैटरल भी करे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो जब सबके साथ बैठा होगा तो अफगानिस्तान वो कहता है कि इनके इन्फ्लुएंस में आके कहेगा, जैसे वो कहते हैं कि जब सब ममालिक का इसको प्रेशर होगा अफगानिस्तान पर तो वो इजीली ये पाकिस्तान की जो है वो बातें मानेगा। उसके बाद जब पाकिस्तान को कहेगा कि मैं आपको ये चीज़ें दूँगा, आप हमें दो, आपको नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तो उसकी वजह से भी अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की बातें मानेगा। इसलिए पाकिस्तान को अपनी रीजनल इन्हेंसमेंट बनाना, इसको अपनी रीजनल डिप्लोमेसी को बढ़ाना होगा। नंबर 4 जो स्टेप है वो क्या है? प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वो कहता है कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर ले, प्रमोट करे। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाए। जब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो हमारी जो अफगानिस्तान जो रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान बनाए, उसके प्रोडक्ट में, और जो पाकिस्तान जो प्रोडक्ट है वो अफगानिस्तान को दे, ठीक है। इस तरह आपस में इंटीग्रेटेड हो जाएंगे और अपने एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जब वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो एक दूसरे की बात मानेंगे। इसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो है यूरोप। यूरोप में जंग क्यों नहीं होती, वार्स क्यों नहीं है, वहाँ टेररिज्म क्यों नहीं है, उधर वो कहते हैं कि हाइड आउट्स क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि वो आपस में एक दूसरे की बात सुनते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो आपस में इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड हैं। नंबर 5 जो वो क्या कहता है कि इम्प्रूव इंटरनल गवर्नेंस इन बॉर्डर एरियाज। इम्प्रूव्ड इंटरनल गवर्नेंस इन बॉर्डर एरियाज। वो कहता है कि अपनी जो गवर्नेंस है, यानी गवर्नेंस एरियाज़ में जो है गवर्नेंस को इम्प्रूव कर। गवर्नेंस में क्या है कि वहाँ आपकी जो है बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ अवेलेबल्स हों आवाम के लिए। उसके बाद वहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा हो। उसके बाद वहाँ जॉब्स हों। उसके बाद वहाँ डी रेडिकलाइजेशन, एक बंदा जो कुछ तालिब इल्म हैं वो रेडिकलाइज हो चुके हैं, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हों, ताकि वहाँ ख़त्म किया जा सके, उनको पाकिस्तान के हक़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक हो गया। तो ये हमारे 5 स्टेप्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो हमारा जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।